Hello, good evening guys. This is Ashutosh welcoming you all in this new lecture of mechanics. तो हमारी मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज का आज हमारे सामने आ गया है ये 8 लेक्चर, लेक्चर नंबर 8। और ऑलमोस्ट हमने क्या पढ़ लिया था, एनएलएम, पूरा का पूरा एनएलएम हमने कंप्लीट कर लिया था। बस एक चीज़ उसमें रह गई थी, सिर्फ एक चीज़ रह गई थी। इस बेसिकली दो चीज़ रह गई थी, है ना। कौन सी? पहला था कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स रह गया था। और मैंने आपको बताया था कि आपका क्या रह गया, वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम। ये दो कॉन्सेप्ट आपके रह गए थे, है ना। तो इसके लिए तो मैं एक लेक्चर अभी ये वाले लेक्चर में सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा। इसके लिए देखता हूँ या तो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा या कुछ समय बाद में ये टॉपिक डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें एक दो कॉन्सेप्ट हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह के, ये सारे कंप्लीट अभी आपके नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, बाद में कवर करा सकता हूँ, वरना फिर अगले वीडियो में ही आपको बता के आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स अगर हमारे कंप्लीट हो गए तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा एनएलएम की यूनिट जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी एनएलएम। इसके बाद हम जंप करेंगे अगली यूनिट जो हमारी बची हुई 6 यूनिट्स है ना। सबसे बड़ी यूनिट जो 9 लेक्चर के 8-9 लेक्चर के आसपास की थी वो क्या थी, एनएलएम थी। बाकी सारी यूनिट्स बहुत छोटी छोटी हैं, 4-5 लेक्चर्स में सारी यूनिट्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हो यार। काम बिल्कुल करते रहना है अपन को। अगर अपन को 1000 में से 1 बनना है तो क्या करना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, बस अपने गोल पे फोकस करो, है ना। गोल पे फोकस करो। अभी तुम क्या कर रहे हो, जनवरी में जिन बच्चों ने स्टार्ट किया था, जनवरी में मार्च में जिन बच्चों ने स्टार्ट कर चुका है, उन बच्चों से क्या कर रहे हो, तुम पीछे चल रहे हो, बहुत पीछे हो, करीबन 3-4 मंथ्स पीछे हो। उनका अभी तक शायद एक बार सिलेबस हो गया होगा, तुमने अभी क्या किया है, स्टार्ट किया है। अगर अभी अभी स्टार्ट किया है तो प्लीज़ अपनी स्पीड को क्या करो, डबल करो। क्या कर दो, 2x कर दो। अगर तुमको ये रेस उनके बराबर फिनिश करना है, उनके बराबर फिनिश करना है, तो प्लीज़ अपनी स्पीड को क्या करो, डबल करो। ये यहाँ पे दौड़ रहा है जनवरी फरवरी मार्च वाले बच्चे, यहाँ पे जो दौड़ रहे हैं मई जून अगस्त, और यहाँ दौड़ रहे हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे, ऐसे। तो ये वाले बच्चे तो देखो, इनके सफल होने की चांसेस क्या रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, क्योंकि इनको 3x मेहनत करनी पड़ती है, इनको 2x करनी पड़ती है, इनको x, मतलब जितने से ये चलना है, मतलब 1x से, ठीक है। ये जो नॉर्मल मेहनत कर रहे हैं, अब इसमें अगर कोई भी थोड़ा भी ब्रिलियंट व्यक्ति होगा तो इसकी कितनी आ जाएगी, ऑलमोस्ट 500 के अंदर आ जाएगी रैंक, बहुत ईजिली आ जाएगी, है ना, क्योंकि इसने इतने 1 साल मेहनत की है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसमें इसमें अगर तुमको 500 तक रैंक लानी है, अच्छी आईआईटी चाहिए तुमको, तो क्या करना पड़ेगा, तुमको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये 2 घंटे टाइम डेडिकेट कर रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे कर रहे हैं, तो तुमको कितना करना पड़ेगा, 4-8 इतने घंटे टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। समझ में आया। और इनके लिए तो जब इनको मतलब इतनी देर से नींद खुल रही है इनकी, तो यार इनके लिए ये वाली रैंक तो सबसे पहले इम्पॉसिबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये वाली रैंक ये तभी ला सकते हैं अंडर AIR 50, है ना। अंडर AIR 50 ये तब ला सकते हैं जब ये अनएक्सेप्शनली ब्रिलियंट हो, ठीक है। 50 या 500 भी लाना बहुत टफ हो जाता है कई बार बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि इतना लेट स्टार्ट करने के बाद बच्चों की रैंक नहीं आती है। रैंक इनकी आती है केवल जो अभी तक जून जुलाई अगस्त तक जिनने स्टार्ट कर दिया होता है, इन एनी सिचुएशन, है ना, इन एनी कंडीशन, कैसे भी। तो अगर तुम भी देर कर रहे हो तो देर करने से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही देखते रहोगे। अभी तुम शायद देखते होगे वीडियोस, हाउ टू प्रिपेयर IIT जैम इन 5 मंथ्स, कुछ समय बाद देखोगे 4 मंथ्स। तो हमारे पास अभी कितना महीने बचे हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 ये हैं। और बचे इसके आगे क्या, 7वां तो अभी चल ही रहा है ना, जुलाई ऑलमोस्ट चल ही रहा है, 20 डेज इसके कैलकुलेट कर लो। जनवरी का जो मंथ है वो तो तुम्हारा क्या रहेगा, रिवीजन टेस्ट सीरीज का रहेगा। अगर तुम उसको भी अगर कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे फरवरी के 10 दिन बचे, मतलब 20 + 10, ये तुम्हारा 1 महीना बन गया। और फिर उसके बाद कितना, शायद तक तुम्हारे 5 ये हो गए, 6वां जुलाई का कंसीडर कर लोगे तो अगर ये भी हो जाएगा, जनवरी को कंसीडर कर लोगे 6+1, तो ये तुम्हारे रिवीजन टेस्ट सीरीज में चला गया। ये बचे हैं तुम्हारे 6 महीने, अभी तुम प्रिपेयर करने का वीडियो देख रहे हो, है ना। 6 मंथ, 6 मंथ मतलब 150 डेज, इतना सारा समय है, 150 डेज हैं तुम्हारे पास। एक डे में तुम बहुत सारी चीज़ें, बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो।
और मुझे नहीं लगता कि 150 से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते होंगे IIT में, और इवन 100 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 100 टाइप्स के मतलब कि केवल 100 प्रकार के क्वेश्चन आते होंगे, उसी में 2-4 वेरिएशन डाल देते हैं। हर क्वेश्चन में क्या बनेंगे, तुमको 2-4 वेरिएशन मिलेंगे, जो कि पढ़ना बहुत आराम से पढ़ सकते हो तुम। तो इतने सारे समय में तुम प्रिपरेशन कर सकते हो, इजीली कर सकते हो अगर अभी से चालू करो। अब अगर धीमे से तुम अगले महीने करेंगे, अभी शादी आए है ना, अभी शादी आ गई तुम्हारे घर में मान के चलो, और तुम बिजी हो, घर के किसी कामों में बिजी हो, तो प्लीज़ अपने लिए थोड़ा समय निकालो अगर तुमको एक्चुअली IIT में जाना है। वरना फिर ये मत बोलना कि मैंने तो मेहनत की थी, मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। मेहनत नहीं की थी यार, तुम्हारे लिए कभी तुम्हारा गोल प्रायोरिटी था ही नहीं। अगर तुम्हारा गोल तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है, गोल तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है, तभी तुम क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे उसको। हर चीज़ क्या होती है, प्रायोरिटी की रहती है। अगर तुम्हारे लिए और चीज़ें प्रायर हैं इससे ज़्यादा, तो यार उनको मिल जाएगा। मतलब तुमको गोल तो मिलने वाला नहीं है, उनको वो चीज़ें तुमको मिल जाएंगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्लीज़ तैयारी करना चालू कर दीजिए। नहीं तो केवल ये वीडियो देखना कि कितने मंथ में कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, हर महीने हर दिन यही वीडियो देखते रहना, ये केवल आपको एक टेम्पररी खुशी दे रहा है। खुशी क्या किस चीज़ की दे रहा है कि हाँ मैं ये वाली मतलब ऐसा कर रहा हूँ, मतलब ये पॉसिबल है अभी भी। वो तो तुमको कहते आएंगे कि लास्ट 30 डेज में ही पॉसिबल है, पर एक्चुअली बात ये है कि इस रेंज में तुम कभी नहीं आ सकते यहाँ से। अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो तो इस रेंज में तुम AIR अंडर 50 के अंदर कभी नहीं आ सकते, 500 के अंदर, ठीक है, कभी नहीं आ सकते, भूल जाओ। ये हार्ड रियलिटी है, कोई ऐसा बताएगा नहीं तुमको, क्योंकि सब लोग शुगर कोटिंग करना चाह रहे हैं तुम्हारी, है ना। तो प्लीज़ अभी जो कोर्स चल रहा है मैकेनिक्स का, उसको फॉलो करो, है ना। हमारा चैनल जो है आपके लिए फ्री कोर्सेज लेके आ रहा है, IIT जैम एंड MSc एंट्रेंसेस के लिए सारे फ्री कोर्सेज हैं आपके लिए। इसमें क्या होगा, 3 मंथ्स के अंदर आपको क्या कराया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर, 3 महीनों के अंदर आपका सिलेबस कराया जा रहा है। आपको क्या करना है, केवल फॉलो करना है। ये मेरी रैंक है ना, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आशुतोष द्विवेदी, है ना, AIR 311 इन IIT जैम 2022, 371 इन जेस 2022, ठीक है। मैं मैकेनिक्स को आपका कोर्स जो चला रहा हूँ उसमें मैं 8 लेक्चर अभी, सॉरी 7 लेक्चर इससे पहले दे चुका हूँ, ठीक है। 7 लेक्चर आपके इससे पहले हो चुके हैं, जिसमें मैंने NLM पूरा कंप्लीट किया है। अभी क्या पढ़ने वाले हैं अपन, कोरियोलिस कोर्स के बारे में देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे फिजिक्स के टाइम टेबल हैं, फिजिक्स के कोर्सेज कैसे कैसे चलने हैं और केमिस्ट्री के कोर्स कैसे चलने हैं। देखो फिजिक्स में मैं जानता हूँ तो MSc सॉरी आपके जो मैकेनिक्स का कोर्स है वो 6 बजे से शायद हो रहा है, शायद 6 बजे से आपका मैकेनिक्स का कोर्स है, ठीक है। और 7 बजे से मैथमेटिकल फिजिक्स है, 7 बजे से क्या मैथमेटिकल फिजिक्स, 8 बजे से है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। तो ये आपके गणेश सर ले रहे हैं और ये ले रहे हैं तन्मय सर। तो प्लीज़ उनसे जाके एक बार उनके वीडियोस भी देखिए, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वो अगर आप देख लेंगे तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे केमिस्ट्री के कोर्सेज हैं, बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स हैं, तो प्लीज़ उनको फॉलो करिए, जबकि आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। चलो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल जाए, ठीक है। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, मैं इनको चेंज कर लेता हूँ, 2 सेकेंड, येलो लगा लेता हूँ, येलो येलो डर्टी पहले। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, अच्छा। तो ये भाई ये कोरियोलिस फोर्स दिया किसने था, सर गुस्तावो, ऐसा करके गुस्तावो गैस्पार्ड, ऐसा करके कुछ नाम था उनका, लेकिन ये इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, है ना। कुछ ऐसा था, या फिर सीधे लिख लो सर जी कोरियोलिस। इनने इसको डिस्कवर किया था, किसको, कोरियोलिस फोर्स को, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना, बेसिक से समझते हुए उसका फॉर्मूला और किस प्रकार के क्वेश्चन IIT जैम में आपसे इससे पूछे जाते हैं। तो इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, तो ये क्या थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और एक इंजीनियर थे, ठीक है। तो क्या हो रहा था, ये समय है कब का, वर्ल्ड वॉर 2 का। किसका समय है, वर्ल्ड वॉर 2 का। वहाँ पे क्या होते थे, कैनन हुआ करते थे। कैनन सबको पता होगा, कैनन आपने मूवीज वगैरह में देखे होंगे, कैनन क्या होंगे, आजकल तो गेम्स में बहुत ज़्यादा दिखाते हैं ना।
मोबाइल गेम्स में भी बहुत ज़्यादा कैनन वगैरह का बहुत सारे गेम ऐसे मिल जाते हैं। जैसे कैनन ऐसा होता है, ठीक है, कैनन होता था ये, जहाँ से कैनन डाल देते, तो ये कैनन आपका फायर करता था, ठीक है, ये कैनन क्या करता था, फायर करता था। जब ये फायर करेगा तो ऐसे प्रोजेक्टाइल बनाते हुए एक जो बॉल्स रहती है, कैनन बॉल्स कहीं पे गिरती थी। ये कब का समय था, वर्ल्ड वॉर का, वर्ल्ड वॉर के समय ऐसा इसका ऐसे मतलब यूज किया जाता था, ठीक है इसका। तो ये कितनी डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 150 मीटर 100 मीटर की डिस्टेंस होती थी। तो क्या होता था, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जहाँ पे इनका एम होता था, जैसे मान चलो एम इनका यहाँ पे है, ये क्या इनका एम है, ठीक है, जहाँ पे इनका एम है उससे जस्ट 5-10 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर डिस्टेंस है, मतलब बहुत ही कम सेंटीमीटर्स का डेविएशन आता था। क्या होता था, देखो ये डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर्स, 150 मीटर्स, इतना ज़्यादा डिस्टेंस से अगर कोई तुम फेंकोगे तो कितना डेविएशन आ रहा है, सेंटीमीटर्स डेविएशन आ रहा है। तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, है ना। जब इन्होंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की तो उनको पता चला कि एक कोरियोलिस इफेक्ट करके कोई चीज़ होती है, कोरियोलिस इफेक्ट करके कोई क्या होती है, चीज होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये डेविएशन आता है। क्या बोलते हैं उसको, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स। अच्छा, इतनी बात समझ में आई, इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड है ना, डिस्कवरी से रिलेटेड बातें समझ में आ गई। चलो अब पढ़ते हैं कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। सबसे पहला पहला तो लिख लो, क्या है ये, क्या है, स्यूडो फोर्स, इट इज अ स्यूडो फोर्स, इट इज अ स्यूडो फोर्स, है ना, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स है, क्या है, एक स्यूडो फोर्स है। जैसे अभी तक हमने स्यूडो फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, कौन से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा था ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, वैसे ही क्या है, कोरियोलिस फोर्स भी एक स्यूडो फोर्स है। इट एक्ट्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। कहाँ लगेगा ये, हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में लगेगा, ठीक है। अब कैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में लगेगा, इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन इन, इट ऑलवेज एक्ट्स इन, always acts in rotatory frames of references, ठीक है। कहाँ पे लगता है, हमेशा रोटेटरी फ्रेम्स में लगता है। ये बात मैंने रोटेटरी फ्रेम्स की चर्चा की थी आपकी प्रीवियस वीडियोस में, जहाँ पे मैंने स्यूडो फोर्स आपको समझाया है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई है ना। तो चलो अब मैं समझाता हूँ क्या कोरियोलिस फोर्स कैसे एक्ट करता है, क्यों एक्ट करता है, और बेसिकली रोटेटरी फ्रेम्स क्या होते हैं, यहाँ से मैं आपको चीज़ समझाना चालू करता हूँ। देखो क्या होता है, हमारे जो मैंने आपको क्या बताया था, इनर्शियल फ्रेम बताया था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल, इनर्शियल क्या होते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो, मतलब वेलोसिटी क्या होती है मेरी, कांस्टेंट होती है। इतनी बातें समझ में आई। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जो एक्सेलरेशन जिनमें जीरो होता है। ये क्या होते हैं, एक्सेलरेशन होता है नॉन जीरो, मतलब वेलोसिटी मेरी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, नॉन जीरो, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें भी भाई दो प्रकार की चीजें होती हैं, कौन सी, तो दो प्रकार की चीजें होती हैं इसमें भी नॉन इनर्शियल में। एक तो फ्रेम मैंने बताया था किस प्रकार से, ऐसा कुछ, इसको भूल जाओ यार। एक तो इसमें क्या है ना, ड्राइंग बनाना बहुत टफ होता है, और वैसे भी मेरी ड्राइंग ऐसी कुछ खास है नहीं। ये मान चलो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, अगेन यहाँ पे एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कुछ ऐसा, ये और ये, ठीक है। अच्छा, इसको मान लो एस फ्रेम और इसको मान लो एच डेस फ्रेम। क्या होता है कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, इसका ओरिजिन भी यहीं पे है, और ये वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी ओरिजिन यहीं पे है। मान चलो ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ऐसी कोई एक्सिस के अबाउट, ये छोटा वाला क्या एस फ्रेम, या मान कह लो कि एच डैश फ्रेम ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट जब करता है तो दोनों का ओरिजिन सेम है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसकी मतलब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है मतलब ओमेगा एग्जिस्ट कर रही है, ओमेगा क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। मैंने बताया था ना, एंगुलर वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है।
अगर ऐसा है, अगर ये खेल है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या मेरा चेंज हो रहा है? वेलोसिटी की वैल्यू भले ही ना चेंज हो रही हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले ही ना चेंज हो रहा हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम बन रहा है ना। तो इन ऐसे फ्रेम्स जो किसी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में रोटेट होते हैं, उसके क्या बोलते हैं? रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रोटेटरी फ्रेम्स, रोटेटरी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। अच्छा, इतनी बात समझ में आई थी। इस चीज की चर्चा मैंने पहले भी की थी आपसे। और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलो, ये मैंने सिंपल वाला बताया था आपको, ये एस फ्रेम है ना, ये मेरा एस टेस्ट फ्रेम है, ये दो फ्रेम्स है मेरे पास। अच्छा, ये बनाता क्यों? मैं एक्सेस बनाता हूँ, अगर कंफ्यूजन हो तो, ठीक है ना। क्या है? एक्सेस है ये, कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये ए एक्स ई एस वाली, ठीक है। ये मान के चलो ए एक्सीलरेशन से साथ आगे बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर ये रेस्ट पे है तो ये ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है। तो अगर ये एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है तो भाई देखो, ओरिजिन भी तो अलग अलग है ही, है ना। तो क्या हो रहा है? ये यहाँ पे भी एक्सीलरेशन हो रहा है, तो इसको भी क्या बोलते हैं? एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, है ना, मतलब कि नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसको कौन से बोलते हैं? लीनियरली एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसको क्या बोलते हैं? रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आई? दोनों चीजें समझ में आई। इसमें दो प्रकार की ऐसे वैरायटी कह सकते हो तुम, है ना। एक्सेलरेशन की दोनों वैरायटी कह सकते हो। अच्छा, अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या चर्चा करते हैं? रोटेटरी फ्रेम में कौन कौन से आपके वो लगते हैं, स्यूडो फोर्स लगते हैं, ठीक है। रोटेटरी फ्रेम में कौन कौन से स्यूडो फोर्स लगते हैं? अच्छा देखो, रोटेटरी फ्रेम तो क्या हुआ? नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ। तो क्या कौन से अपन को कौन से फोर्स लगाने पड़ेंगे? स्यूडो फोर्स लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपन को एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अपन को सही कराना है ना। पहला तो लगता है भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर बच्चों वाली नज़र से देखें तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 12th क्लास के हिसाब से mv² अपॉन आर कैप, ठीक है। कहाँ लगता है? हमेशा रेडियली आउटवर्ड लगता है, इसलिए मैंने डायरेक्शन में क्या लिखा? आर कैप लिखा हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा बड़े बड़े नज़रिए से देखें, वेक्टर 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 पढ़े हुए फॉर्मूले से देखें, तो अभी तक ये मैंने फॉर्मूला आपको नहीं बताया था, लेकिन अब ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। एम ओमेगा क्रॉस आर, इस डायरेक्शन में लगता है। अच्छा, ओमेगा क्रॉस आर मतलब है क्या? देखो, पहले मैंने ये चीज़ आपको डिस्कस नहीं किया आपके साथ, ठीक है। क्या होता है? अच्छा, ओमेगा है क्या? मानिए चलो ये ऑब्जेक्ट है, ये मास मास एम है ना। तो अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इस प्रकार से कुछ घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये, तो इसकी ओमेगा क्या हुई? ओमेगा की डायरेक्शन, ओमेगा का सेंस क्या हुआ? ऊपर की तरफ हुआ, है ना। ओमेगा की डायरेक्शन क्या हुई? ओमेगा कैप क्या हुआ? ऊपर की तरफ हुआ, ऐसे कुछ, है ना। ऊपर की तरफ होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। प्लेन के परपेंडिकुलर क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, स्क्रू रूल लगा के देखो, यहाँ पे कर्ल करो अपनी फिंगर्स को, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? ऊपर की तरफ आई, है ना। अपना जो थंब होगा वो ऊपर की तरफ डिनोट करेगा, तो ओमेगा क्या हुई? मेरी ऊपर की तरफ। अच्छा, वेलोसिटी की सेंस क्या है? वेलोसिटी कहाँ है? आगे की तरफ, मतलब कि टेंजेंशियली। ये अगर सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है, तो वेलोसिटी इसकी ऐसे आएगी, यहाँ पे ऐसे रहेगी, यहाँ पे ऐसे रहेगी, मतलब टेंजेंशियली आगे बढ़ रही वेलोसिटी। देखो ऐसे कुछ है ना, तो इस पॉइंट पे क्या रहेगी? आगे की तरफ रहेगी। देखो कंफ्यूज मत हो ना, ओमेगा ऐसा बना रहा हूँ, वेलोसिटी ऐसे बना रहा हूँ, नहीं, ये इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये है प्लेन के परपेंडिकुलर, ये वाला इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। ये वाले प्लेन, ये जो सर्कुलर प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ओमेगा। और ये वेलोसिटी कहाँ है? ये वाली वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो किधर है? इस प्लेन में है, खुद प्लेन के टेंजेंशियल है, ठीक है। एक ऐसे है प्लेन के टेंजेंशियली, है ना, और एक इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मतलब इनके बीच में भी क्या है? ये प्लेन में लाया कर रहा है कुछ इस प्रकार से, है ना। ये प्लेन में खुद ही लाया कर रहा है वी, तो इनके बीच में भी क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, इतना अगर इमेजिन कर पा रहे हो, बहुत आसानी से अगर इमेजिन कर पा रहे हो इतना, अरे पूरा वो हो गया। फिर से लिख देता हूँ, रोटेटरी फ्रेम्स में स्यूडो फोर्सेस, स्यूडो फोर्सेस। अच्छा, इतना अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो चलो, पहले वाले फोर्स की बात की थी क्या? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इसका फॉर्मूला क्या बताया था? एफ सी की वैल्यू क्या थी? एम ओमेगा क्रॉस
ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला होता है ना। तो क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे मान चलो ये वेलोसिटी यहाँ की तरफ है ना, टेंजेंशियली ऐसे वेलोसिटीज हैं। जब अनार घूमता है ना, अनार चक्री जो घूमती है ना, सॉरी अनार बोल रहा हूँ, अनार दाना, चक्री जो होती है ना अपनी, चक्री से ऐसे ऐसे निकलती है ना, जो वो निकलती हैं कुछ जो स्पार्क्स निकलते हैं चक्री से, वो हमारे टेंजेंशियल निकलते हैं ना। तो इसी को बोल रहा हूँ मैं, वेलोसिटी क्या बोल रहा हूँ, उसी को। और जो वो बोल रहा हूँ मैं क्या, ओमेगा की डायरेक्शन जो बोल रहा हूँ वो क्या है, चक्री के बीच से जाती हुई, ऐसे चक्री के बीच से जाती हुई ओमेगा, ठीक है। सुदर्शन चक्र मानो तो इसको, ये क्या है, स्पार्क्स क्या है मेरे, जो स्पाइक्स हैं वो क्या है, वी की डायरेक्शन है, और ओमेगा क्या है मेरी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन, ठीक है। अगर उंगली में ऐसे रख के जो अपन चलाते हैं ना सुदर्शन चक्र, है ना, भगवान जो चलाते हैं वो वाला। इतनी बात समझ में आ गई ना, कोई भी दिक्कत तो नहीं इतना इमेजिन करने में। अरे इतना इमेजिन कर लिया तो उसमें तुम ये बस जान लो कि ओमेगा और आर, आर कैप की डायरेक्शन मेरी क्या हो जाएगी, आर कैप की डायरेक्शन हो जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है। आर कैप की डायरेक्शन मतलब रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे बाहर, इधर पे भी बाहर, इधर पे भी बाहर, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। तो ये तीनों डायरेक्शन आपको समझ में आ गई। ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल, और आर की डायरेक्शन बाहर की तरफ। इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, इनके बीच में भी है और इनके बीच में भी है, ठीक है। तीनों के बीच में क्या है, 90 डिग्रीज का एंगल है। ओमेगा क्रॉस आर, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ओमेगा की वैल्यू मेरी ऊपर है ना, आर की वैल्यू मेरी ये, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू ऊपर। ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर क्या आएगा मेरा, ओमेगा क्रॉस आर, अच्छा कर्ल करो अपनी फिंगर को इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे, राइट हैंड की फिंगर को इस डायरेक्शन में कर्ल करो तो क्या आ जाएगा, मेरी मेरी जो ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा, किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा। कहाँ आएगा, अंदर की तरफ, मतलब कि इनवर्ट प्लेन के, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के अंदर की तरफ, ठीक है। अंदर की तरफ आया मतलब क्या, टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया, बी की डायरेक्शन हो गई, है ना, बी की डायरेक्शन हो गई। अब ओमेगा क्रॉस बी, ओमेगा की डायरेक्शन मेरी क्या है ना, ऐसी है कुछ, और बी की डायरेक्शन मेरी क्या है, टेंजेंशियल है, मतलब दोनों क्या है 90 डिग्रीज में है, बी और ओमेगा दोनों क्या है 90 डिग्रीज पे। अगर इसको उठा के मैं ऐसे रख दूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा सेट हो जाएगा ये ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्या ऐसा सेट हो जाएगा। इन दोनों के बीच में भी क्या है, ये वाला एंगल, ये जो छोटा सा एंगल आपको अगर दिख पा रहा हो तो ये क्या है मेरा, ये वाला एंगल क्या है मेरा, 90 डिग्रीज का ही है। तो ओमेगा की डायरेक्शन ऐसी है, बी की डायरेक्शन ये है, ठीक है। ओमेगा की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है। ये मेरी आर की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, आर की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तीनों क्या है 90 डिग्रीज पे हैं। इमेजिन कर पा रहे हो, ओमेगा क्रॉस आर का जब मैंने किया था, ये मैंने आपको व्यू बताया था, ओमेगा क्रॉस आर जब मैंने किया था इसकी डायरेक्शन वी की डायरेक्शन में आई थी, ये ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसका फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ओमेगा ओमेगा के साथ, तो ओमेगा क्रॉस आर तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे कर्ल करूंगा मैं, ये मेरी ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन, ये मेरी ओमेगा की डायरेक्शन है ना। तो ऐसा कर्ल करूंगा मैं, ऐसा कर्ल करा तो इस बार कर्ल करो तो मेरी क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, अंदर की तरफ क्या आ जाएगी, मेरी अंदर की तरफ आ जाएगी, मतलब इनवर्ट, है ना। मतलब क्या, आर कैप, आर माइनस आर कैप की डायरेक्शन कौन सी आ गई, माइनस आर कैप की डायरेक्शन। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इससे आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आर कैप की डायरेक्शन। लेकिन क्या अपन को क्या पता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इसके कारण कौन सी डायरेक्शन आएगी, माइनस आर कैप। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो क्या रखता है, रेडियली आउटवर्ड्स लगता है, तो हमेशा क्या लगाओगे, इसके आगे माइनस फोर्स, माइनस लगाओगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। समझ में आ गया, ये कहानी समझ में आई। ये जो मैं पहले डिस्कस करना भूल गया था वो मैंने डिस्कस किया है। चलो, तो अभी इसको नोट कर लिया होगा, है ना। सेंट सॉरी है ना, रोटेटरी फ्रेम की बात कर रहे हैं, रोटेटरी फ्रेम्स की बात कर रहा था मैं। रोटेटरी फ्रेम्स में स्यूडो फोर्सेस कौन कौन सी लगती हैं, स्यूडो फोर्सेस कौन कौन सी लगती हैं। तो पहली किसकी बात करी थी, सेंट्रीफ्यूगल की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात की थी मैंने। इसकी वैल्यू मैंने बता दी थी आपको, एफ सी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ एम ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। अब सेकेंड फोर्स कौन सी होती है आपकी, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्सेस ये एक्ट करती है।
ठीक है। थर्ड कौन सी बोलती हैं? ट्रांसवर्स फोर्सेस, ट्रांसवर्स फोर्सेस, या कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑयलर फोर्सेस, ऑयलर फोर्सेस, ठीक है। ये एक्ट करती है, तीन तीन टाइप की फोर्सेस एक्ट करती हैं। अच्छा, ये दो फोर्सेस कब एक्ट करती हैं? ये दो फोर्सेस कब एक्ट करती हैं? जब रोटेटरी फ्रेम की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। ये दो ऊपर की दो फोर्सेस कब वर्क करेंगी? जब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? मेरी कांस्टेंट होगी। समझ में आई बात? एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? मेरी कांस्टेंट होगी। तो अपन का जो पूरा खेल है, जो पूरी कहानी है अपनी, वो कहाँ के बीच में है? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए है, ठीक है। ये जो नीले वाले मैं कर रहा हूँ ये काई के लिए होगा? ओमेगा कांस्टेंट को डिनोट करेगा, ठीक है। और अपनी कहानी जो पूरी आईआईटी जेम की है वो ओमेगा कांस्टेंट ही है। ये कब लगेगी? जब ओमेगा वेरिएबल हो, जब रोटेटरी फ्रेम के पास कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा हो। यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। ट्रांसफर फोर्सेस कब एक्ट करती हैं? जब अल्फा एक्ट कर रहा हो, मतलब रोटेटरी फ्रेम किसी ना किसी प्रकार के एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ घूम रहा हो। तो ये वाली कहानी अपनी कहाँ है? अभी नहीं है। जो रेड वाली है वो अपनी कहानी अभी की नहीं है। अभी अपन को इसके बारे में नहीं जाना। आईआईटी जैम में आपसे ट्रांसफर फोर्सेस के बारे में नहीं पूछते हैं, मतलब वेरिएबल के बारे में नहीं पूछते हैं। अच्छा, इतनी बातें क्लियर। तो ये इसके बारे में अभी अपन को नहीं जाना, केवल इसका फॉर्मूला जानना है अपन को। इसका ट्रांसफर फोर्स का फॉर्मूला लिख लो, अगर काम आएगा ये आपके लिए, ठीक है। यूलर फोर्सेस को बोलते हैं एम आर वेक्टर क्रॉस डी ओमेगा बाय डी टी। क्या है? डी ओमेगा बाय डी टी। अच्छा, कांस्टेंट होगी, अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए ऑलर फोर्सेस उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं लगेंगे जहां पे ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है ना। ये इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब कोरियोलिस फोर्स क्या लगती है? ये मेरी ऑलर फोर्सेस है, ट्रांसवर्स फोर्सेस जिसको बोलते हैं। कोरियोलिस फोर्स क्या लगती है? कब लगती है मेरी? इसकी वैल्यू क्या होती है? 2m वी आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है। समझ में आई? ये होती मेरी किसकी? कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू होती है। ये नोट कर लो, सबसे पहले तो फॉर्मूला नोट कर लो, है ना। फॉर्मूला नोट करने के बाद मैं बताता हूँ कि ये सारी फोर्स एक्ट कब करती हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, ये बात समझ में आ रही तुमको कि ये फोर्सेस कहाँ पे लग रही हैं? रोटेटरी फ्रेम के अंदर लग रही है। मतलब अगर मेरे पास ऐसा कोई सर्कल है ना, ये मेरी कोई डिस्क है यहाँ पे, ये डिस्क क्या कर रही है? मूव कर रही है। मान ली चलो ये क्या कर रही है? डिस्क ऐसे ओमेगा ओमेगा से रोटेट कर रही है, सॉरी मूव बोलूँ मैं आपसे, रोटेट कर रही है डिस्क, ठीक है। तो इस फ्रेम में अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अगर इस कोई प्लेटफॉर्म में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये तो ये भी ओमेगा के साथ ऐसे ऐसे करके क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा होगा। अगर ये रोटेट कर रहा हो तो किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। क्यों? क्योंकि नॉन ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ तो मेरे लिए मैं तो रेस्ट पे हूँ ना, तो मेरे लिए क्या हो गया? रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ना, क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है, इसको क्या नजर आएगा? यहाँ इस पे ये जो तीन प्रकार की फोर्सेस है ना, ये तीन प्रकार की फोर्सेस आपको इसके फ्रेम में रेफरेंस में लगेगी। इसके, ये व्यक्ति जो खुद प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, इसको नहीं दिखेगा भाई। इसको दिखेगा क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? नहीं, इसको हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स दिखेगा। इसको दिखेगा क्या? कोरियोलिस फोर्स? नहीं, इसको नहीं दिखेगा। मतलब अर्थ के ऊपर अपन वो कर रहा है ना, रोटेशन कर रहा है ना, अर्थ रोटेट कर रही है ना, इसलिए अपन को क्या दिख रहा है? यहाँ पे कोरियोलिस फोर्सेस दिखते हैं। ऐसे अपन कुछ फेंकते हैं तो उसमें कोरियोलिस फोर्स का कोरियोलिस इफेक्ट अपन को दिखता है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बेसिक चीज है, समझ लेना। किसको दिखाई पड़ेगा? इसको पड़ेगा कि इसको पड़ेगा? इसको दिखाई पड़ेगा ये सारे स्यूडो फोर्सेस, है ना। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अच्छा, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया आपको, तो कोरियोलिस फोर्स में बता देता हूँ कब लगता है, ठीक है। अगेन कंसीडर कर लो, यहाँ पे क्या है मेरे पास? ये क्या है मेरे पास? एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ डिस्क है ना, ठीक है। इस पे कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति, ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, क्या इसकी एंगुलर स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। एंगुलर स्पीड मेरी क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति रोटेटरी फ्रेम में कहीं की तरफ मूव करना चाह रहा है, अगर मान चलो इस व्यक्ति को मैं बोलूं तुम यहाँ पे चल के आओ मेरे पास, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, इस जगह पे बैठा हुआ हूँ, तो ये व्यक्ति इधर की तरफ चल के आ रहा है मेरे,
मेरे लिए, है ना। जब ये खुद रोटेटरी फ्रेम में चलेगा, है ना, रोटेटरी फ्रेम में चलेगा, तो इसकी वेलोसिटी के कारण, किसकी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी के कारण रोटेटरी फ्रेम में इस पे क्या लगेगी, कोरियोलिस फोर्स लगेगी। क्या लगेगी, कोरियोलिस फोर्स लगेगी। मतलब कब लगती है कोरियोलिस फोर्स, एक तो ओमेगा होना चाहिए, आपके पास ओमेगा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, रोटेटरी फ्रेम होना चाहिए, प्लस उसमें क्या होना चाहिए, वेलोसिटी भी होनी चाहिए, किसकी, पार्टिकल की, जिसको मैं बोल दे रहा हूँ रोटेटरी फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या बोल रहा हूँ, वी आर, है ना। आप इसकी वेलोसिटी मत कंसीडर कर लेना, यहाँ पे कोई अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इसके पास तो एक वेलोसिटी तो होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसके पास भी टेंजेंशियल वेलोसिटी तो होगी, क्यों होगी, क्यों, क्योंकि वो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में घूम रहा है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में घूम रहा है, तो मैं ग्राउंड में खड़ा हुआ देखूंगा तो मेरे को तो एक वेलोसिटी तो दिखेगी, प्लस इस वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये v वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज इससे कंफ्यूज मत होना, ये v वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है ना, तुम मैरी गो राउंड में बैठे हो, है ना, जैसे ये तुम बैठे हो, यहाँ पे तुम्हारा दोस्त बैठा है, ठीक है, यहाँ यहाँ पे तुम बैठे हो यू, यहाँ पे तुम्हारा बैठा है क्या, बेस्ट फ्रेंड, है ना, तो तुम्हारे लिए तो ये रेस्ट पे रहेगा ना, मैरी गो राउंड में तुम्हारे लिए तो रेस्ट पे रहता है ना, तुम देखते हो पूरे झूले भर तुमको पूरा संसार घूमता हुआ दिखता है, इन लोग घूमते हुए दिखते हैं क्या, क्यों, क्योंकि तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये सेम है ना, ये झूला है ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारा सेम है, तो ये तुमको ये घूमते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है, ये तो रेस्ट पे है, लेकिन अगर ये मूव करने लगा तुम्हारे रिस्पेक्टिव, मतलब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी सीट पे उठ के जाने लगा, तुम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की सीट पे बैठने लगे, क्यों, क्योंकि तुमको डर लग रहा है अगर झूले पे, तो तुम अगर उसकी सीट पर जाके बैठोगे तो तुम इसके रिस्पेक्ट में मूव करने लगे, मूव करने लगे मतलब तुम्हारी वेलोसिटी आ गई, मतलब उसी वेलोसिटी को मैं क्या बोल रहा हूँ, वी आर बोल रहा हूँ, वी आर क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू रोटेटरी फ्रेम, मैं सिर्फ रोटेटरी फ्रेम की वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, इसमें ऐड नहीं कर देना, केवल वी आर, मतलब कि रोटेटरी फ्रेम में व्यक्ति की क्या वेलोसिटी है, रोटेटरी फ्रेम में जो भी व्यक्ति की वेलोसिटी है मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हारे पास उठ के आएगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी उसकी, तो उसी वेलोसिटी की मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ आपसे, इतनी बात समझ में आ गई, अगर ये दो चीजें एग्जिस्ट करेंगी तो मेरा क्या लगेगा, कोरियोलिस फोर्स लगेगा, बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मान के चलो ओमेगा की डायरेक्शन मेरी ये है, ओमेगा की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये पर प्लेन के परपेंडिकुलर है ना मेरा, इसके परपेंडिकुलर डिस्क के, है ना, ओमेगा, अच्छा, यहाँ पे ये व्यक्ति खड़ा था और इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो मेरी v की डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना, v की डायरेक्शन ये हो गई, ओमेगा की डायरेक्शन ये है, ये 90 डिग्री बना रहा है, और आर कैप ऐसे निकल रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, तो मेरा जो वो लगता है ये वी आर है ना, या वी, ये वी तो है ही टेंजेंशियल उसके पास, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मूव कर रहा है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है, एस बोल दो इसको, ये आपकी तरफ आ रहा है यहाँ पे, तो कोरियोलिस फोर्स इस पे कैसा लगेगा, कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन कैसे होता होगा, 2m वी आर क्रॉस ओमेगा, रोटेटरी फ्रेम की वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे किसके साथ, ओमेगा के साथ, ये ओमेगा आपका, है ना, तो वी आर क्रॉस ओमेगा मतलब कुछ ऐसा, वी आर क्रॉस ओमेगा क्या बनेगा, कुछ ऐसा, इसमें फिंगर कर्ल करो, डायरेक्शन क्या आ गई तुम्हारी, आर कैप, ठीक है, आर कैप, इस केस में डायरेक्शन, इस केस में तुम्हारे जो कोरियोलिस फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, आर कैप डायरेक्शन की तरफ लगेगा, मतलब रेडियली आउटवर्ड लगेगा, अच्छा, क्या इसकी भी कोरियोलिस फोर्स जो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था उसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहती थी, वो क्या लगता था, हमेशा रेडियली आउटवर्ड लगता था, हमेशा क्या लगता था, रेडियली आउटवर्ड, अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा तो बाहर की तरफ फेंकाना चाहेगा, ये उसको क्या लगेगा, बाहर की तरफ फेंक रहा है उसको कोई, ठीक है, ये बात आपको पता थी, कोरियोलिस फोर्स के लिए कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोरियोलिस फोर्स के लिए देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऐसा नहीं कि रेडियली आउटवर्ड लगेगा या टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगेगा या ओमेगा की डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, उसकी हमेशा डायरेक्शन क्या फिक्स है, एक फिक्स डायरेक्शन क्या है, ओमेगा कैप क्रॉस, सॉरी, वी आर कैप क्रॉस ओमेगा कैप, ठीक है, अब वी आर की डायरेक्शन खुद ही फिक्स नहीं है, कोई यहाँ से यहाँ जा सकता है, कोई यहाँ से यहाँ जा सकता है, किसी भी तरफ मूव कर सकता है, वी आर तो कुछ भी हो सकता है ना, रोटेटरी फ्रेम में तो कोई व्यक्ति कहीं भी मूव करना चाह सकता है, तो वी आर कुछ भी हो सकता है, इसे वी आर क्रॉस ओमेगा कैप भी हर केस में अलग अलग हुआ, इसलिए कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन भी अलग अलग होगी, इतनी बातें समझ में आ गई, इसमें जो भी आपको नोट करने लायक चीजें लगे वो आप नोट कर लीजिए, जैसे ये फिक्स डायरेक्शन वाली चीज नोट कर लीजिए, वी आर का मतलब क्या है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि वी आर
क्या चीज होती है वो नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो चलो और आगे बढ़ते हैं। अभी आपको क्या फॉर्मूला पता चल गया कोरियोलिस फोर्स का, इसकी वैल्यू क्या है 2m/r क्रॉस ओमेगा, ठीक है। अच्छा मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा कोरियोलिस फोर्स का 2m/r ओमेगा, ठीक है। ये आ गया मेरा में क्या मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिक्स नहीं होगी, नो फिक्स डायरेक्शन। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। dr क्या है मेरा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ रोटेटरी फ्रेम। अच्छा तो कोरियोलिस फोर्स की डेफिनेशन लिख लो, अब कोरियोलिस फोर्स की डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ pseudo force which acts in it acts on a particle trying to move in a rotatory frame of reference। रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई व्यक्ति मूव करने की कोशिश करेगा, मतलब रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वीआर होगी, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के उसमें रिस्पेक्ट में, तो क्या करेगा उसमें कोरियोलिस फोर्स रहेगा, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई एक प्रकार से सीधी सच्ची डेफिनेशन, समझ में आई बात। अच्छा अगर मेरा वी आर की वैल्यू जीरो हो गई, अगर मेरी वी आर की वैल्यू जीरो हो गई तो कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं कर रही ना भाई, ये व्यक्ति यहीं बैठा है, तो इस पर कोई कोरियोलिस फोर्स लगेगा क्या, कोई भी कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा। अगर रोटेटरी फ्रेम में वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, अगर यहाँ पे ऐसे झूला है, मान के चलो यहाँ पे तुम बैठते हो, अगर ऐसे झूले पे जो कि फिक्स्ड रहती है, जिसकी रॉड क्या है यहाँ पे फिक्स्ड है, तो तुम पे कोई भी कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा मैरी गो राउंड वाले झूले में, ठीक है। नहीं तुम्हारी रॉड फिक्स है ना, तो मूव तो कर ही नहीं रहे इस रोटेटरी फ्रेम में, रोटेशन के वक्त तो मूव नहीं कर रहा हो रोटेटरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये पॉइंट तुम्हारे रिस्पेक्ट में हमेशा कांस्टेंट है, मतलब क्या है तुम लोग क्या हो, हमेशा कांस्टेंट है। सॉरी ये पॉइंट नहीं, यहाँ पर मान चलो ये रॉड तुम्हारे रिस्पेक्ट में हमेशा कांस्टेंट है, तो मूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तुम पे कभी भी कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई ना, प्लीज हाँ या ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ। अगर कोई भी डाउट आता है डायरेक्शन को लेके तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दो, अगर नहीं बताओगे तो फिर मुझे क्लियर नहीं हो पाएगा कि अगर आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। प्लीज बता दिया करो। अच्छा पहला जो जो अपना आईआईटी जैम का एग्जाम है, आईआईटी जैम में जो क्वेश्चंस आते हैं कोरियोलिस फोर्स को लेके, वो दो प्रकार के आते हैं। अभी तक के जो ट्रेंड्स चलते आ रहे हैं उसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो डायरेक्शन वाले ये सारे क्वेश्चन कहाँ से हो जाते हैं, फॉर्मूला फॉर्मूला रटा हुआ अगर आपको, और इमेजिनेशन है अगर आपको, कोरियोलिस फोर्स की इमेजिनेशन है, तो बाकायदा आप ये सारे क्वेश्चन लगा डालोगे। डायरेक्शन आपसे पूछेगा, मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों पूछ सकता है, कि अगर एक आपको दे देगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे देगा रोटेटरी, उस हिसाब से आपको चीजें पूछेगा। एक कौन से क्वेश्चन आते हैं, अर्थ अर्थ वाले, अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको क्या रहेगा, किसकी जरूरत पड़ेगी, एक साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन, और आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये दो जगह पे आपको ओमेगा की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। अगर आपको ये चीज बनती है और फॉर्मूला बनता है, ये तीन चीजें बनती हैं, तो ये सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, है ना। बस ये दो टाइप के क्वेश्चन के अलावा कोई तीसरा टाइप का क्वेश्चन कोरियोलिस फोर्स से अभी तक नहीं आया है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन, केवल और केवल क्या पूछेगा आपसे, डायरेक्शन, आपकी इमेजिनेशन चेक करता है, आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं फोर्स को। अच्छा समझ में आया, कोई भी चीज रोटेटरी फ्रेम में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्या लगेगा उस पर, कोरियोलिस फोर्स लगेगा, अगर मूव नहीं कर रही तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ जहां तक हम इसकी बात करें, किसकी, ये वाले केस की, तो इसमें कब लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल क्या रहेगा, हर रोटेटरी फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के
कोई भी रोटेटरी फ्रेम में ऑब्जेक्ट नहीं बैठ सकता, ठीक है। ये हर केस में लगेगा, एवरी रोटेटरी फ्रेम, है ना, हर पॉइंट पे लगेगा, है ना। ये किस पे लगेगा, ओनली मूवमेंट इन अ रोटेटरी फ्रेम। ये कब लगेगा, केवल और केवल मूवमेंट होगा जब रोटेटरी फ्रेम में किसी प्रकार का, है ना, उस पे लगेगा कोऑर्डिनेट सोर्स। और ये कब लगेगा, ये हर पॉइंट पे लगेगा, लेकिन कब लगेगा, जब एंगुलर एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब ओमेगा वेरिएबल रहेगी। तो इसकी चर्चा तो अपन को एमएससी के कोर्स में करेंगे, ये सब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आपको ये दो की चर्चा करनी है। सेंट्रीफ्यूगल आपको समझ में आ गया होगा, कोरियोलिस भी अभी तक शायद समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा, तो ये इसके क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे डायरेक्शन वाले। क्या करना है ना, केवल आपको फॉर्मूला निकालना है, वी आर क्रॉस ओमेगा, इसकी डायरेक्शन निकालनी है। वी आर पहचानना है और ओमेगा पहचानना है किस डायरेक्शन में। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट सबको आता है ना, किससे आएगा, कौन सा रूल है वो वाला, स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल से आप क्या कर दोगे, सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे डायरेक्शन के, ठीक है। चलो, अगर अब अपन को क्या करना है, अर्थ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वाले ये दो चीज से हो जाएंगे, जितनी मैंने आपको चीजें बता दी हैं। अब ये वाली चीज याद करना है अपन को, ठीक है, ये वाली चीज समझना है। आगे बढ़े, अब चलो अर्थ वाले क्वेश्चन की कला समझ लेते हैं। सबसे पहले कंसीडर कर लो एक अर्थ, कंसीडर कर लो ये अर्थ, ये मेरा हो गया नॉर्थ पोल, ये मेरा हो गया साउथ पोल। अच्छा, इतनी बात अगर आपको बेसिक ज्योग्राफी का ज्ञान होगा तो आपको पता होगा नॉर्थ साउथ पोल ऐसा कुछ टिल्टेड है, ठीक है, ऐसे टिल्टेड है। और नॉर्थ साउथ पोल के ऐसे करके अर्थ हमारी क्या करती है, रोटेट करती है। अगर साउथ ये है, नॉर्थ ये है, तो ईस्ट क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अर्थ रोटेट कहाँ से कहाँ करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है। कैसे करती है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट करती है। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो अभी सुन लो, और क्या, ठीक है। अर्थ कहाँ से वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अच्छा, अगर ऐसे रोटेट कर रही तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरी, साउथ से नॉर्थ हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ से नॉर्थ हो जाएगी। कोई भी शंका शक, स्क्रू रूल लगा लो ना, केवल कुछ नहीं करना, स्क्रू रूल लगा लो। साउथ से नॉर्थ आ रही है डायरेक्शन मेरी, ठीक है। तो हर पॉइंट पे क्या एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रहेगी, जी हाँ, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम रहती है। ये बात पता होगी आपको, मैंने बताई थी जब मैंने क्या सर्कुलर मोशन आपको पढ़ा रहा था, तो बता रहा था कि एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अर्थ अर्थ या मतलब किसी भी रोटेटरी फ्रेम में हर पॉइंट पे सेम रहता है। यहाँ पे चाहे यहाँ पे हर जगह ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी मेरी, सेम रहेगी। लेकिन ओमेगा का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के कोऑर्डिनेट्स आपको चेंज हो सकता है, जिसकी मैं अभी चर्चा करूंगा। लेकिन अगर मैं मून से खड़े होकर देख रहा हूँ ओमेगा, कहाँ से, मून से, जो कि मेरा रेस्ट फ्रेम मान रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, रेस्ट फ्रेम मान रहा हूँ। मतलब कि स्पेस में से मैं अगर देखूंगा तो ओमेगा की डायरेक्शन मेरे को हर पॉइंट पे क्या दिखेगी, सेम दिखेगी। कहाँ से, स्पेस वाले के लिए जो कि रेस्ट पे है ना, जो कि रेस्ट इनर्शियल फ्रेम में है, उसके रिस्पेक्ट में ये वैसे दिखेगा, है ना। अगर कोई खुद यहाँ पे खड़ा है ना, तो ओमेगा की डायरेक्शन उसको हर पॉइंट पे अलग लग आएगी। उसको लगेगा कि नॉर्थ पोल में ओमेगा की अलग डायरेक्शन है, इधर साउथ पोल में अलग डायरेक्शन, क्योंकि वो खुद यहाँ पे खड़ा है ना। उसके लिए तुम्हारे लिए जो माने चलो यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा इंसान, तुम्हारा घर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, अर्थ पे, तो तुम्हारे लिए जी कहाँ की तरफ एक्ट करता है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट करता है ना। इस पॉइंट पे अगर कोई खड़ा है तो इसके लिए जी कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ करेगा, है ना। तो तुम्हारे लिए ऊंचा ऊपर ऊपर क्या कहोगे, चिड़िया तुम्हारे लिए कहाँ उड़ रही है, यहाँ उड़ रही है, मतलब क्या, इस डायरेक्शन में उड़ रही है। और इसके लिए चिड़िया कहाँ उड़ रही है, यहाँ इस डायरेक्शन में। ऊपर ऊपर कहाँ कहलाएगा इसके लिए, ऊंचाई, ऊपर यहाँ कहलाएगा ना। तो देखो डायरेक्शन दोनों अलग अलग नहीं हो गई, ये और ये, है ना, ये दोनों डायरेक्शन हो गई, है ना। तुमको समझ थोड़ी आएगा ये चीज, तुमको तो ऊपर नीचे ही समझ में आएगा, लेकिन यहाँ वाले व्यक्ति को पता चलेगा कि दोनों के लिए डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन ये किसको पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसको पता चलेगा। अगर क्या यहाँ पे घूमने वाले व्यक्ति को समझ में आता है कि मान चलो यहाँ पे तुम्हारा घर है, यहाँ पे तुम्हारे दोस्त का घर है, दोनों के लिए ऊंचाई की डायरेक्शन, ऊपर अपवर्ड की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी, है ना। तुम्हारे नानी के घर में अलग, तुम्हारे लिए अलग। तो क्या तुमको समझ में आता है, कभी नहीं समझ में आता, क्योंकि तुम तो खुद उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो ना, तुम उसका कर्वेचर थोड़ी देख पा रहे हो। तुम जब स्पेस में कभी जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि अब जैसे स्पेस में जाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी कि बाहर वाले फ्रेम से आपको पता चलेगा कि हर डायरेक्शन अलग अलग होती है।
इसी प्रकार से मैं ओमेगा की ये भी बात कर रहा हूँ। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ओमेगा की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन इस फ्रेम में अलग हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर मैं तुमको ओमेगा की वैल्यू सीधे लिख के बताऊं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या कहलाता है? ये है अर्थ एक स्फीयर है ना, तो ऊपर वाले स्फीयर को क्या बोलते हैं? नॉर्थ वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसको इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा कॉस थीटा के जे कैप प्लस ओमेगा साइन थीटा के कैप। अच्छा, ओमेगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है? ओमेगा कॉस थीटा जे कैप माइनस ओमेगा साइन थीटा के कैप। इतनी बात केवल अभी तुम नोट कर लो। क्या कर लो? इतनी बात बिना पूछे अभी नोट कर लो। समझाऊंगा ये सारी चीजें क्या होती, जे कैप के कैप क्या है, किस डायरेक्शन में, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन लिखो। क्या लिखो? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन लिखो। नॉर्थ को क्या लिखो? नॉर्थ को पॉजिटिव वाई एक्सिस, साउथ को नेगेटिव वाई एक्सिस, ईस्ट को क्या लिखोगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेस्ट को क्या लिखोगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस, अपवर्ड अप को क्या लिखोगे? पॉजिटिव जेड एक्सिस, और डाउन क्या लिखोगे? नेगेटिव जेड एक्सिस। इतनी बात समझ में आई? तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? प्लस जे कैप, है ना। इसकी डायरेक्शन माइनस जे कैप, एक्स की डायरेक्शन प्लस आई कैप, है ना, ठीक है। इसकी डायरेक्शन माइनस आई कैप, अपवर्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? प्लस के कैप, ठीक है, और डाउन की डायरेक्शन माइनस के कैप। इतनी बात समझ में आई? सबको समझ में आ गई ना कि क्या साइन कन्वेंशन? ये साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये साइन कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पॉजिटिव के जेड एक्सिस जो होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस जो होगी, वो नॉर्थ पोल इधर है ना, तो इसके लिए नॉर्थ की वैल्यू क्या होगी? इधर होगी। नॉर्थ पोल को इसको क्या बोलेगा? ये जे कैप बोलेगा। इस डायरेक्शन में क्या बोलेगा? साउथ इसके लिए नीचे की तरफ होगा, ऐसे कुछ। तो इसके लिए यहाँ साउथ की डायरेक्शन टेंजेंशियल यहाँ हो जाएगी। अच्छा, ऊपर की डायरेक्शन ये इसके लिए ऊपर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, ठीक है। ऊपर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा। और नीचे क्या कहलाएगा? ये, है ना। ईस्ट किधर होगा इसके लिए? ईस्ट किधर होगा? कुछ ऐसे बताता हूँ। ईस्ट इधर होगा ना, कर्वेचर में ईस्ट ऐसे की तरफ होगा, है ना। वेस्ट उधर की तरफ पीछे घूम जाएगा, है ना, पीछे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, मतलब प्लस आई कैप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसके लिए अंदर है, अंदर मतलब क्या? माइनस के कैप, और बाहर ऊपर मतलब प्लस के कैप। ये क्या हो जाएगा? मेरा जे कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जे कैप, ठीक है। समझ में आया? इसके लिए समझ में आया। अच्छा, ओमेगा की डायरेक्शन इसी यहीं पे कैसी है? ऐसी कुछ। ओमेगा की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, समझ में आई? ओमेगा की डायरेक्शन ऐसी है मेरी, देखो ये ओमेगा, देखो ये पैरेलल है। ओमेगा की डायरेक्शन इसके लिए कहाँ पे? इस अर्थ पे, इस पोजीशन के लिए इस ऐसे है ना, कुछ ऐसे रहेगी ना, इससे पैरेलल रहेगी, ठीक है। तो इसका ये मान के चलो, ये कितना एंगल बना रहा है? इससे थीटा बना रहा है। नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। थीटा को क्या बोलते हैं हम? इसका लॉन्जिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। समझ में आई? तो ये थीटा बना रहा है नॉर्थ से। अब ओमेगा को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ। कैसे कंपोनेंट? ये यहाँ पे देख लो, है ना। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ मैं। 2 सेकंड रुकना, पेन लेना पड़ेगा, लेकिन इंक चेंज करनी पड़ेगी। ब्लैक लेता हूँ, ब्लैक सॉरी है उसमें। तो एक काम करते हैं, अपन ले लेते हैं रेड, ले लेते हैं रेड, समझ में आएगा थोड़ा सा। ये है, यहाँ पे पॉइंट है मेरा। ये मेरा नॉर्थ है, तो इसको क्या बोल रहा हूँ? प्लस जे कैप बोल रहा हूँ। ये मेरा साउथ की तरफ है, तो माइनस जे कैप बोल रहा हूँ। ये ऊपर की तरफ है, तो अपवर्ड को क्या बोलूंगा मैं? प्लस के कैप बोलूंगा, और डाउनवर्ड को क्या बोलूंगा? माइनस के कैप। ये वाली डायरेक्शन में क्या बोलूंगा? माइनस के कैप। समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? दिख रहा है? विजिबल है क्या? विजिबल नहीं है तो मैं हाईलाइटर वगैरह से इससे बता देता हूँ। इंक इसमें येलो लगी हुई है तो चल जाएगा, है। जे कैप आ गया मेरा यहाँ पे। ओहो, बाप रे। जे कैप मेरा यहाँ पे, अरे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को लग रहा है कि डार्क कलर ही यूज करना पड़ेगा।
जे कैप मेरा यहाँ पे हो गया, के कैप ये हो गया है ना, माइनस जे कैप ये है, माइनस के कैप ये है, ठीक है। चारों डायरेक्शन पता चल गई है ना। ओमेगा की डायरेक्शन देखो ये है कुछ, ओमेगा की डायरेक्शन मेरी ऐसी है कुछ, तो ओमेगा की डायरेक्शन यहाँ पे भी कैसी होगी, ऐसे होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे की तरफ होगी। अच्छा इसके ओमेगा के दो कंपोनेंट, अच्छा ये फाई वाला एंगल, ये कौन सा एंगल मेरा, फाई या थीटा, इसको क्या बोल दो, थीटा बोल दो। अगर ये थीटा है तो ये तो मेरा रेडियस हो गया अर्थ का, ये मेरा अर्थ का क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, मेरा रेडियस हो गया, है ना, ये दोनों क्या हो गए मेरे, रेडियस हो गए। ये फाई एंगल है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल से, सॉरी अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, फाई एंगल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये एंगल भी फाई हो गया, ये एंगल फाई हो गया, तो मेरा ये एंगल भी क्या हो गया, फाई, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी क्या हो गया, मेरा फाई एंगल हो गया। अच्छा ये एंगल फाई है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस फाइव, 90 माइनस फाइव हो गया, और ये क्या हो गया, फाई हो गया, ठीक है। समझ में आया। नॉर्थ से ओमेगा क्या बना रहा है, फाई बना रहा है। हमेशा नॉर्थ नॉर्थ एंड ओमेगा इनके बीच का जो एंगल बनता है उसको क्या बोलना है हम, क्या वो क्या हमें किसके बराबर होता है, लॉन्जिट्यूड के बराबर होता है, लॉन्जिट्यूड। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो फाई है आपका दिख रहा है ना, यहाँ पे जो फाई दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूड बोलते हैं ऑब्जेक्ट का। समझ में आया एंगल की कहानी, ठीक है, समझ में आया। दो स्कैन इंक चेंज करना एक बार बस, फिर बताते हैं, है ना। है ना, तो क्या बता रहा था मैं आपको, ओमेगा के कंपोनेंट्स किस डायरेक्शन में थे, एक जे के डायरेक्शन में, एक के डायरेक्शन में। तो थीटा कैसा बन रहा है, कुछ इस प्रकार से बन रहा है। थीटा क्या बन रहा है, यहाँ नॉर्थ पोल की तरफ थीटा बन रहा है, यहाँ पे है ना, दिख रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ओमेगा का कॉस कंपोनेंट कहाँ आएगा, नॉर्थ पोल की तरफ आएगा, मतलब जे कैप की तरफ आएगा, और साइन कंपोनेंट के कैप की तरफ आएगा। समझ में आई बात। तो यहीं पे मैंने आपको ये चीज लिखवा दी, देखो ओमेगा कॉस थीटा जे कैप, मतलब ओमेगा कॉस थीटा जे कैप की डायरेक्शन में, और ओमेगा साइन थीटा के कैप की डायरेक्शन में, ओमेगा कंपोनेंट। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ओमेगा की वैल्यू रहती है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ये रहती है। समझ में आई क्या बता रहा हूँ मैं, समझ में आई। साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं एक बार। ये मेरी हो गई क्या, अपवर्ड डायरेक्शन, ये हो गई मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये मेरी नॉर्थ की डायरेक्शन। अच्छा नॉर्थ की डायरेक्शन ये है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब कि माइनस के कैप की डायरेक्शन है, ठीक है। ये मेरी जे कैप की डायरेक्शन है। अच्छा अगेन बना लो, अभी ओमेगा की वैल्यू बना लो, ओमेगा का ऐसा दिखेगा तुमको, ओमेगा कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो ये ओमेगा इसके लिए अंदर होगा, अर्थ के अंदर और नॉर्थ साइड में होगा, इसके लिए नॉर्थ से एंगल बना रहा होगा थीटा, नॉर्थ से एंगल बना रहा होगा थीटा, थीटा क्या है मेरा, लॉन्जिट्यूड है। अच्छा तो ओमेगा के लिए क्या क्या मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, थी ओमेगा के जो दो कंपोनेंट्स है, ओमेगा कहाँ आएगा, एक तो कॉस कंपोनेंट आएगा नॉर्थ पोल की तरफ है, और साइन कंपोनेंट आएगा अंदर, मतलब माइनस के डायरेक्शन में। तो ओमेगा कॉस थीटा जे कैप लिखा है, और माइनस ओमेगा साइन थीटा के कैप लिखा है, मतलब माइनस के कैप की डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट हो जाएगा। यही चीज मैंने लिखी है। साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर में दोनों में ओमेगा की वैल्यू समझ में आ गई, प्लीज आ गई तो बता दो, और नहीं आई है तो भी बता दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा साइन कन्वेंशन। ये दो चीजों का अगर तुमको अगर ये वाली दो चीजें समझ में आ गई हैं तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्या हो गए, हेल्प हो गए इससे। एक चीज और, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है अर्थ के लिए, 2π/24 आवर्स, मतलब 2π एंगल सब्टेंड करती है, एक दिन में एक बार एक चक्कर लगाती है, 2π एंगल लगाती है, कितने घंटे में, 24 आवर्स में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 7.292 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। 7.292 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। इतनी लो वैल्यू होने के कारण, ओमेगा की इतनी लो वैल्यू होने के कारण हम अर्थ को क्या कंसीडर करते हैं, ऑलमोस्ट एक इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसकी नॉन इनर्शियलिटी बहुत कम है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है ना। तो हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट क्या करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करते हैं, इसलिए एनएलएम यहाँ पे वर्क करवा देते हैं। देखो ये दो कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गए, ये दो फॉर्मूलेस नोट कर लो, और ये जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन करा है ये नोट कर लो। अगर आपने ये दो चीज़ें नोट कर ली हैं तो बाकी इसके हम सारे क्वेश्चन PYQs प्लस जो क्वेश्चंस आए हैं इसके आपके पुराने पुराने पेपर्स में, प्लस कोरियोलिस कोर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है।
सारे के सारे अगले वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। मैं आपको कोरियोलिस कोर्स के रिलेटेड सारा कंटेंट पढ़ा चुका हूँ जो आपके काम का है IIT जैन के लिए। बस ये जो 3-4 चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रख के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। समझ में आया। डायरेक्शन का आप पता लगा सकते हैं फॉर्मूला और इमेजिनेशन से, ठीक है। इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनेशन नहीं भी कर पाए तो फॉर्मूला में केवल आप वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। और अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जितने क्वेश्चन है वो साइन कन्वेंशन, नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में ओमेगा की वैल्यू, ये दो फॉर्मूले लिखवाए हैं, और मेन फॉर्मूला कोरियोलिस फोर्स का। ये 3 चीज़ों से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्लस राइट हैंड स्क्रू रूल मत भूलिएगा, जिससे डायरेक्शन आप पता लगा सकते हैं। कोरियोलिस फोर्स में सारी की सारी चीज़ें इससे सॉल्व हो जाएंगी। बस इतना ही करना है अभी आपको। तो चलिए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ चलो ये वाला वीडियो तो क्या है, अपन यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय फॉर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड गुड बाय। वी विल सी इन यू नेक्स्ट वीडियो, है ना। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।